नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। आज का दिन बेहद खास है। आज आम आदमी का बजट पेश होगा। आज मोदी 3.0 का बजट पेश होगा और ये पहला बजट है मोदी 3.0 का। राष्ट्रपति ने बजट को पेश करने की मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही 11 बजे संसद भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। इस बजट से काफी कुछ उम्मीदें हैं लोगों को। 7वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण, ये एक नया रिकॉर्ड होगा। 11 बजे लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा, जिसके बाद ये पता चलेगा कि इस खजाने से, इस पिटारे से क्या कुछ निकलकर आम जनता के लिए सामने आता है। चूंकि इस बजट से लोगों को काफी कुछ उम्मीदें हैं और इस बार का बजट कई मायनों में खास हो सकता है। तो वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी ले ली है, जो कि 11 बजे आपको बता दें बजट पेश किया जाएगा संसद भवन में। 7वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। तो आज का दिन उम्मीदों भरा दिन है और 11 बजे जब बजट का पिटारा खुलेगा उसके बाद धीरे धीरे तस्वीरें स्पष्ट होती जाएंगी कि इस पूरे उस प्रगति और भी आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय निर्मला जी जो रख रहे बजट, तो विश्व में आज भी उसके लिए पूरक जो होगा वैसा ही बजट रहेगा और ये विश्व में जो हम तेजी से बढ़ रहे हैं आगे भी बढ़ेगा। सर, एक चिंता इन्फ्लेशन को लेकर के तो आपको बता दें कि आज बजट पेश किया जाएगा और बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं हम इस बार मजबूत बजट पेश करने वाले हैं, जो साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के तौर पर पेश करने पर जो है से आगे बढ़ने लगा है और बढ़ने वाला देश बना हुआ है और लगातार 3 बार से 8% ग्रोथ के साथ हम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो 2047 का विजन लेकर इस वक्त इसे मंजूरी ले चुकी हैं। 11 बजे यानी कि अब कुछ मिनटों बाद जो है बजट पेश किया जाएगा। 11 बजे संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नजर आएंगी और 7वीं बार ऐसा है जब वो बजट पेश करेंगे है। वो बेहद खास उम्मीदों वाला दिन, चूंकि हर किसी की नजर आज के बजट पर है। जो आम जनता है उसे उम्मीदें, जो मिडिल क्लास है उन्हें काफी कुछ उम्मीदें हैं। इसके साथ ही जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार सृजन को लेकर काफी कुछ उम्मीदें हैं। अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों की जो आय है उसमें किस तरह से इजाफा हो, इसको लेकर किसानों की उम्मीदें हैं। तो तमाम उम्मीदों का जो पिटारा है वो आज खुलेगा और देखना ये होगा क्या कुछ खास रहेगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त संसद भवन की बाहर की तस्वीरें। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे करके तमाम जो दिग्गज हैं वो संसद भवन का रुख कर रहे हैं, चूंकि 11 बजे जब संसद शुरू होगा उसके बाद बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो ये तमाम जो दिलचस्प तस्वीरें हैं वो आनी शुरू हो गई हैं और सबसे बड़ी बात, ये जो रेड बैग आप देख रहे हैं इसमें टैबलेट है। ये इसमें वो टैबलेट है जिसके जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया जाएगा और बजट को लेकर जो स्पीच होगा, जो भाषण होगा, वो वित्त मंत्री के द्वारा दिया जाएगा। और हमेशा से देखा गया है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश सर, ऑल्सो सर नेवल शिप के बारे में कुछ कहना चाहिए। डिफेंस सिंह को आप देख रहे थे। लगातार तमाम दिग्गज जो हैं वो इस वक्त पहुंच रहे हैं संसद भवन, चूंकि अब कुछ ही मिनटों बाद ठीक 11 बजे जब संसद भवन शुरू होगा उस दौरान बजट पेश किया जाएगा। तो बजट को लेकर जो जनता की उम्मीदें हैं, लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि क्या कुछ खास होगा। ये चंद मिनटों बाद धीरे धीरे तस्वीरें स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर बात की जाए महंगाई को लेकर तो लोगों की उम्मीदें हैं कि महंगाई में कुछ जो है ढिलाई मिलेगी। जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार सृजन को लेकर जो है उम्मीदें हैं कि शायद इस बार कुछ रोजगार को लेकर सरकार ध्यान दे और कुछ बड़ा हो। तो जॉब क्रिएशन पर फोकस होगा। इसके साथ ही संसद का जो बजट सत्र है वो आज जब शुरू होगा तो टैक्स स्लैब की अगर बात की जाए तो उसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है। खासकर कि देश का जो बड़ा तबका है, जिसे मिडिल क्लास कहते हैं, उसे 2024 को बजट से बहुत उम्मीदें हैं। सफर होगा
विकसित भारत का जो संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, इस बजट के आधार पर भी उस लक्ष्य की पूर्ति की तरफ तेजी से हम बढ़ेंगे, यह सबकी हमारी आशा है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा अब तक जितने बजट पेश किए गए हैं, 6 बार जो बजट पेश हुए हैं, बहुत कुछ लोक लुभावने वादे नहीं रहे हैं। जो कुछ भी रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बजट पेश किया है। कुछ लोक लुभावने चीज़ें जो है वादे नहीं देखने को मिले हैं। ऐसे में अब इस बार क्या होता है, क्या खास होता है, ये इसका इंतज़ार हर किसी को है। लेकिन जब भी जो है बजट पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, तो शेरो शायरी के साथ उनका बजट जो है पेश करने की शुरुआत जो है वो देखने को मिलती है। 2020 में एक कोट उनका सामने आया था जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा, जब उन्होंने ये कहा था कि हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन डल लेक में खिलते हुए कमल जैसा, हमारा वतन नौजवानों में गर्म खून जैसा, मेरा वतन तेरा वतन, हमारा वतन दुनिया का सबसे प्यारा वतन। ये कोट उनका काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा था और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा था। ऐसे में जब इस तरह से शेरो शायरी के साथ बजट पेश होता है तो लोगों को ये उम्मीदें बनी रहती हैं कि इस वतन के लिए, इस वतन की जनता के लिए क्या खास होगा। चूंकि जनता ये उम्मीद लगाए बैठी होती है कि जब सरकार के बजट का पिटारा खुलेगा तो हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदे की चीज़ें होंगी, उनको भी लाभ मिलेगा। ऐसे में हेल्थ सेक्टर, शिक्षा के क्षेत्र में और किसानों से जुड़े हुए तमाम जो रेड बैग आप देख रहे हैं, जिसमें वो टैबलेट है जिसके ज़रिए बजट का जो पिटारा है वो खुलेगा और एक एक कर पॉइंट दर पॉइंट ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा स्पष्ट किया जाएगा कि किस सेक्टर में क्या कुछ सरकार लेकर आई है, क्या कुछ फायदे होंगे। हालांकि इस बार ये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ तो सरकार है नहीं, जो तमाम सहयोगी दल हैं क्या उनके विज़न को भी इसमें शामिल किया जाएगा या नहीं, ऐसे भी तमाम बड़े सवाल जो हैं वो बने हुए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, हर एक सेक्टर को लेकर जानकारी देंगी, तो तस्वीरें स्पष्ट होती जाएंगी। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की तस्वीरें हैं, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वित्त मंत्री ने मुलाकात की और बजट पेश करने को लेकर अनुमति ली है। तो फिलहाल मंजूरी मिल चुकी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। और ये देखिए मुंह मीठा करवाते हुए, एक जो भारतीय परंपरा रही है कि अगर कोई भी शुभ काम किया जाता है तो मुंह मीठा करवाया जाता है और दही खिलाई जाती है, दही और गुड़। तो इस तरह की भारतीय परंपरा है जिसकी तस्वीर, जिसकी झलक आज देखने को मिली है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वित्त मंत्री का मुंह मीठा करवाते हुए स्वीकृति, मंजूरी जो है वो दे दी है। तो आज जो बजट पेश होने वाला है वो बेहद खास होगा कि किस सेक्टर में क्या कुछ बड़े ऐलान आज किए जाएंगे। चूंकि हेल्थ सेक्टर हो या रियल एस्टेट हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो, चूंकि जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार क्रिएशन को लेकर, रोजगार सृजन को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। अब सरकार किस तरह से लोगों को रोजगार मुहैया कराती है, ये एक अहम होगा देखना। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करेंगी और इस तरह से 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला हो जाएंगी, क्योंकि इससे पहले इस तरह का रिकॉर्ड जो है नहीं किसी ने हासिल किया है। तो एक ये नई चीज़ देखने को मिलेगी। इसके साथ ही टैबलेट से बजट पेश करने की शुरुआत जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई। तो ये तमाम जो नई चीज़ें हैं वो देखने को मिली, लेकिन इन सब के बीच लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी होनी ज़रूरी हैं। निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं, अपने मंत्री पंकज चौधरी के साथ हैं और इनके हाथ में लाल कलर का टैब है जिसमें आम बजट 2024 है। निर्मला सीतारमण 7वां बजट पेश करने जा रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। आप देखिए निर्मला सीतारमण अपने बजट की कॉपी दिखा रही है, इलेक्ट्रॉनिक बजट है, टैब के अंदर है। और इस बार जो ज्ञान है, मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान,
नारी शक्ति, इन सब के लिए काफी खास रहने वाला है। लोगों की काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, खास करके सैलरीड क्लास लोगों के लिए। क्या टैक्स स्लैब में बदलाव होता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, साथ ही ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें जनरल बजट में होने वाली है। लोगों की उम्मीद बहुत ज्यादा है और 11 बजे निर्मला सीतारमण अपना 7वां बजट पेश करेगी। संसद भवन के अंदर जा चुकी है। कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कैबिनेट की बैठक में आम बजट पर मुहर लगेगी। इससे पहले निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी ले चुकी है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आज का जो बजट है वो लोगों की उम्मीदों पर किस तरह से खरा उतरेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, जो कि धीरे धीरे तस्वीरें स्पष्ट होती जाएंगी 11 बजे के बाद। आज के बजट को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास पैनल जुड़ रहा है उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मनीष खटाना जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। रविंद्र भारद्वाज हमारे साथ शेयर बाजार एक्सपर्ट हैं जो जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। रविंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, चूंकि आज का जो बजट है 2047 के विजन को लेकर चल रहा है ये बजट, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में स्पष्ट किया, लेकिन इन सब के बीच जरा आप चूंकि शेयर बाजार के एक्सपर्ट हैं, तमाम जो सेक्टर हैं उनके लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकता है इस बार के बजट से, क्या कुछ आपको लगता है? जी नमस्कार। जैसा कि मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का ये बजट है और इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, बिकॉज मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है उसका ये पहला बजट है। और इस कार्यकाल में कहीं ना कहीं हमने देखा, जो अभी इलेक्शन रिजल्ट आए, मोदी गवर्नमेंट को फुल मेजोरिटी मैंडेट नहीं मिला, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हो सकता है इस बजट में लोगों के लिए कुछ लुभावने वायदे सरकार कर सकती है। इसमें हो सकता है हमें आम आदमी के लिए कोई टैक्स बेनिफिट हमें देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जैसे आपने सेक्टर की बात की, कुछ सेक्टर को स्पेशल फोकस में किया गया है। जैसे हमने पिछले बजट में देखा था, निर्मला सीतारमण जी ने लगभग 4000 करोड़ का आवंटन किया था टूरिज्म सेक्टर को। तो आज उसका एलोकेशन होगा कि किस तरह वो पैसा टूरिज्म सेक्टर में बांटा जाएगा। उसके अलावा जो मोदी गवर्नमेंट का एक हमारा डिफेंस सेक्टर है, जिसपे हमारा एक्सपोर्ट पिछले कुछ सालों में काफी बड़ा है, 50,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट हो गया है। तो आज वो देखना होगा उस पे मोदी गवर्नमेंट का क्या विजन रहता है, निर्मला सीतारमण जी उस पर क्या राय रखती हैं। उसके अलावा फिर मैन्युफैक्चरिंग की सब्सिडी या कुछ विशेष रियायत दी जाए, ताकि उस मेक इन इंडिया कैंपेन में एक्सपोर्ट जो हम चाहते हैं, जिससे हमारा फिस्कल डेफिसिट काफी काबू में किया जा सकता है, उसके लिए गवर्नमेंट का काफी विजन रहता है कि एक्सपोर्ट पर फोकस किया जाए। तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर हमारा रुख रहेगा, वहां पर किस तरह का सरकार का विजन रहता है। उसके अलावा कुछ टैक्स बेनिफिट, जैसा कि मैंने बताया, आम आदमी के लिए और किसान वर्ग को, जो पिछले बजट में लगभग 11 करोड़ जो हमारे किसान है, 11 से 12 करोड़ जो हमारे किसान है, उनके लिए 1.5 लाख करोड़ का आवंटन किया गया था। तो इस बजट में किसानों को क्या सहायता दी जाती है, तो उस पर भी हमारी विशेष नजर रहेगी। बिल्कुल निश्चित है। चूंकि किसानों को लेकर जिस तरह से तमाम एक्सपर्ट का कहना है, जानकारी ये भी है कि जो 6000 जो पीएम निधि योजना दी जा रही थी, वो पीएम किसान निधि योजना वो 8000 की जा सकती है। अब वो देखने वाली बात होगी जब बजट पेश होगा तो क्या कुछ खास होता है। विधु रावल जी, आपके पास आते हुए, चूंकि इस बार का जो बजट होगा कई मायनों में खास होगा, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार तो है नहीं सर। तमाम जो आपके सहयोगी दल हैं, क्या उनके भी जो है सुझाव, उनके भी विजन को लेकर इस बार का बजट बनाया गया है? क्या इस बार का जो बजट पेश होगा उसमें उनके भी विजन को देखने को मिलेगा क्या? दीप्ति जी, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का जो बजट्स रहे हैं अब तक, उनमें स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी जो है सबसे बड़ा जो है फोर्टे रहा है हमारा। लगातार निरंतरता के साथ बजट्स को लेकर जाना और बजट को कॉन्टिन्यूअस एक प्रोसेस के तौर पर एक वर्ष में जो योजना शुरू हुई उसी को आगे बढ़ाकर एक नई योजना उसके साथ जोड़ने को लेकर हमने इस प्रकार से एक शानदार कार्य किया है। पूर्ण बहुमत की सरकार है, तीसरी बार बनी है और तीसरी बार बनने के कारण और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ सरकार के कामों पर जिस प्रकार जनता ने मोहर लगाई है, एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी गठबंधन ने तीसरी बार सरकार बनाई।
हमारा फोकस समावेशी विकास के लिए रहता ही है। मोदी सरकार का पहले ही साल में जो नारा था, जो विश्वविख्यात हुआ, सबका साथ सबका विकास, किस प्रकार से हम समावेशी विकास, सबका विकास होगा तो भारत का जो ग्रोथ इंजन है वो भी बढ़ता दिखेगा। और शासन विकास और निष्पादन में किस प्रकार से बेहतर तरीकों से हमने कार्य करते हुए भारत को नई ऊंचाइयों तक लेकर गए हैं। मुझे लगता है कि ये बजट भारत के विकसित भारत होने के और जो बढ़ते कदम हैं उसको जो है फिर से रेखांकित करेगा। इट विल बी अ रोड मैप टू द विकसित भारत, किस प्रकार से उस विजन की तरफ बढ़ते हुए हैं। आज हम देखते हैं कि सरकार ने किस प्रकार से टैक्स का दायरा बढ़ाया है, अधिक से अधिक लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आए हैं, उनको टैक्स एम्बिट के अंदर लेकर आए हैं, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, जबकि हमने देखा है कि किस प्रकार से जो टैक्सेबल इनकम है उसको बढ़ाया, यानी लोगों को रिलीफ इतना भारी देने के बावजूद भी हमारे टैक्स कलेक्शन जो बढ़ रहे हैं ये अपने आप में उत्साहवर्धक है। हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो रिकॉर्ड हाई है और एस्टिमेट्स को हर बार बीट करता है। विधु रावल जी, आपने टैक्स का जिक्र किया तो एक सवाल जो है जहन में उठ रहा है, चूंकि जो जनता का ओपिनियन हमने चलाया था उसमें लोगों का ये कहना था कि जो मल्टीपल टैक्स कट रहे हैं, जो तमाम ब्रांड पे टैक्स कट रहे हैं, वो मल्टीपल ना कट के एक पर्टिकुलर जगह पर टैक्स कटे, सालाना तौर पर कट जाए तो ज्यादा सहूलियत जनता को होगी। निश्चित तौर पर, और सरकार इस दिशा में बढ़ रही है। पहले मैं जो कंजम्पशन टैक्सेस हैं उसके ऊपर ही अगर ले जाऊं तो कांग्रेस की सरकार या पूर्ववर्ती सरकारों में हिम्मत नहीं थी जीएसटी को लागू करने की। हमने वन नेशन वन टैक्स के हिसाब से जीएसटी को लागू करके दिखाया, भारी विरोध के बीच में लागू करके दिखाया। हालांकि आइडिया इनके समय फ्लोट हुआ था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए थे उस समय जीएसटी को लागू करने की। ठीक है, मनीष खटाना जी से इसका जवाब ले लेते हैं। मनीष खटाना जी, आप लोगों ने हिम्मत नहीं जुटा पाई और इस बार के बजट को लेकर क्या राय है आपकी? मनीष खटाना जी, पूरे जी आ रही आवाज। दीप्सी जी, पूरे देश को उम्मीदें होती हैं हमेशा बजट को लेकर। एक आम आदमी को उम्मीद होती है, अन्नदाताओं को उम्मीद होती है, महिलाओं को, गृहिणियों को उम्मीद होती है कि उनकी रसोई कुछ हल्की होएगी, जो सैलरीड पर्सन है उनको उम्मीद होती है। देश उम्मीदों पर ही चल रहा है पिछले 10 साल से। और जिस तरीके से मेरे भाई ने कहा कि जी हिम्मत नहीं हुई, तो जो जीएसटी लागू करने की मेरे भाई बात कर रहे हैं वो जीएसटी में ये भी बताएं कि उस जीएसटी में कितनी बार अमेंडमेंट इनको करना पड़ा, कितनी खामियां उस जीएसटी में थी, वो भी जरूर बताएं। और मेरे भाई ने जो बात कही कि जी बहुत अच्छी बात है, तो देखिए आदमी को पॉजिटिव रहना चाहिए। और मैं आज सरकार से भी ये मांग करता हूँ और भगवान से भी दुआ करता हूँ कि भगवान भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे और आम इंसान के लिए, आम नागरिक के लिए, देश के अन्नदाता के लिए, देश के किसान के लिए ऐसा बजट हो जो वास्तव में जमीन पर उतर कर काम करे, लोगों को फायदा हो। कोरोना काल के बाद इन्होंने 20,000 करोड़ का आवंटन मेडिकल इंडस्ट्री को किया, 1 रुपए भी किसी को नहीं पहुंचा। तो बजट बनाना, उसको धरती पर लाकर उसका अमली जामा पहनाना और लोगों का उस बजट का फायदा होना, वो सारी बातें अलग है। मेरे उज्ज्वला योजना भारतीय जनता पार्टी ने चलाई, लेकिन सिलेंडर तो 1000 रुपए का हो गया, तो क्या वो लोग खरीद पाए? तो बहुत सारी चीजें हैं, योजनाएं चलाने में, योजनाओं को बताने में इनका कोई सरोकार नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से बात को रखते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से वायदे करते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद आकर अमित शाह जी कह देते हैं ये तो जुमला था। और जो बात हिम्मत की बात कही, तो बिल्कुल हम देश में नोटबंदी की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आपने देश में नोटबंदी करी और देश का क्या हाल हुआ आपको पता है। काले कृषि कानून की कभी हमने हिम्मत नहीं जुटा पाए, ये भी सच है। अग्निवीर की कभी कांग्रेस पार्टी हिम्मत नहीं जुटा पाई, ये भी सच है। तो जो हिम्मत भारतीय जनता पार्टी ने देश के किसान के लिए और देश के जवान के लिए, लेकिन अग्निवीर को लेकर तमाम राज्य सरकारों के द्वारा अलग अलग राज्यों में तमाम योजनाएं उनके लिए भी जो है लाई जा रही राज्य सरकार के द्वारा। मनीष जी, देखिए अग्निवीर जो योजना है उसका पूरे देश का जवान इसका विरोध करता है। 4 साल के लिए आप किसी को भर्ती करते हो, वो सबसे गलत प्रक्रिया है। जो व्यक्ति अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए देश की भारत माता लेकिन युवाओं में, ज्यादातर युवाओं में इस चीज को लेकर खुशी देखी गई है। मैं हरियाणा से आता हूं, जहां
हर 10वें घर से एक जवान भारतीय सेना में है। और धरातल पर जब मैं जितने भी गांवों में गया, पूरे हरियाणा में जहां भी गया, और मैंने सोशल मीडिया पे और देश में जिन जिन प्रदेशों में जो भी सुना है, मैंने ये देखा है कि हरियाणा को लेकर देश में इस अग्निवीर का सबसे ज्यादा विरोध है, क्योंकि हमारे यहाँ हर 10वें घर से जो जवान है वो भारतीय सेना में भर्ती होता है। हमारा यहाँ का किसान परेशान है, हमारे यहाँ का जवान परेशान है। और जिस तरीके से नोटबंदी करी इन्होंने, उस नोटबंदी से आज तक हरियाणा का व्यापारी और देश का व्यापारी अपने आप को उठ नहीं पाया। जो लोग 7 साल अपना नोट नहीं चला पाए, ठीक है, चलिए मनीष जी लौटूंगी मैं आपके पास। रविंद्र जी, देखिए बजट इस बार का जो पेश हो रहा है मोदी 3.0 का, हर सेक्टर में तमाम उम्मीदें बनी हुई हैं। अगर रियल एस्टेट की बात की जाए तो अगर हम घर खरीदने का सोचते हैं, ये अब एक हसीन सपने जैसा हो गया है और ऐसा लगता है ये सपना पूरा भी हो पाएगा या नहीं। चूंकि दिल्ली एनसीआर में रहते हुए अगर घर खरीदने का सपना देखा जाए तो अब ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये सपना पूरा होगा या नहीं। इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ अब इस तरह के जो है फायदे इस बार के बजट में देखने को मिलेंगे कि लोगों का ये सपना जो है वो पूरा हो सके? जी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया और हम उम्मीद भी करते हैं कहीं कि हमारी जो वित्त मंत्री है, कहीं ना कहीं अफोर्डेबल जो हाउसिंग स्कीम है उसमें कुछ लोगों के लिए जो अपने वो घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए कोई ना कोई सब्सिडी या कोई टैक्स बेनिफिट इस तरह का दें, ताकि जिससे एक आम आदमी का घर खरीदने का सपना पूरा हो सके। क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है जिस तरीके से रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के भाव बढ़े हैं, एक आम आदमी की पहुंच से वो चीजें काफी दूर होती जा रही है। उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। वो कहीं ना कहीं महंगाई जो इन्फ्लेशन है उसमें भी, तो उसमें आम आदमी को ध्यान में रखते हुए उनको एटलीस्ट ऐसा करना चाहिए, जो एक आम आदमी अपना पहला घर खरीदता है उसके लिए सरकार को कोई ना कोई रियायत या अफोर्डेबल जो हाउसिंग स्कीम्स होती हैं उनका एक दायरा बढ़ाना। क्योंकि घर जो है वो बेसिक सी चीज है और ये सपना अगर पूरा होता है लोगों का तो ये बहुत अच्छी बात है। विदु जी, जो सबसे बड़ी चुनौती और सबसे ज्यादा मुद्दा अगर देखने को मिल रहा है बेरोजगारी, अगर बेरोजगारी की बात की जाए, अभी हाल ही में नीट मामला जो आया था, चलिए नीट पर अगर ना भी चर्चा करके सभी राज्यों की अगर हम बात करते हैं, किसी भी राज्य में अगर वैकेंसी निकलती है, भारी तादाद में बेरोजगारों की जो है लाइनें देखने को मिलती हैं, लोग बेरोजगार हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेरोजगारी का पैमाना क्या है। क्या शिक्षा क्षेत्र के बजट में जो आवंटन है वो इस बार इसमें इजाफा जो है देखने को मिलेगा क्या, और अगर इजाफा होता है तो किस तरह से होता है? जो बेरोजगारी है, रोजगार सृजन को लेकर इस बार क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है? जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे आंसर को प्लीज कंप्लीट करने दिया जाए। अर्थ अनर्थ हो जाता है अगर बीच में से काट दिया जाए। तो कुछ और कहना चाह रहा था, कुछ और तक रुक गई बात। खैर, आपने विषय जो है रोजगार का किया, तो जो रोजगार के क्षेत्र में जो है एक चीज हमें बड़ी स्पष्ट तौर पर समझनी पड़ेगी। जो डेफिसिट है एजुकेशन और स्किलिंग के बीच में, एक बहुत बड़ा कारण है हमारे यहाँ पर रोजगार के अंदर जो कहीं ना कहीं जो कमी रहती है। हमने आते ही स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई थी और वो एक शानदार काम कर रही है। अब वो इंटरनेशनल तौर पर अवॉर्डेड हो रही है। खुद हमारे हरियाणा के अंदर ही पलवल में देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी जो है हमने बनाई। अब दूसरी यूनिवर्सिटी जो है पंचकुला में बन चुकी है। देश में अन्य भागों में भी बनी है। खैर, लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले 5 साल के अगर आंकड़े देखें तो 2019-20 में 4.3 करोड़ जो है नौकरियां दी गई। ये मैं स्ट्रिक्टली जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार जो है, जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार मैं अब बात कर रहा हूँ, PLFS के आंकड़ों के तहत। 2020-21 में 3.1 करोड़ जो है नौकरी दी गई। जो कोविड का काल रहा है 2021-22, उसमें भी 1.2 करोड़ नौकरियां दी गई। और नौकरी को रोजगार के अवसर जो है उत्पन्न किए गए, रोजगार लोगों ने किए अलग अलग प्रकार के। 1.9 करोड़ जो है 2022-23 में, और 2023-24 जो है, जो पिछला साल गया है, उसमें 4.7 करोड़ जो है रोजगार के अवसर जो है पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है, जो कि इनमें रिकॉर्ड हुए हैं, लोगों ने आकर अपने जो है PF खुलवाए हैं, प्रोविडेंट फंड्स खुलवाए, उसके अनुसार बने। तो पिछले 5 साल में 15 करोड़ 20 लाख जो है नौकरियों के अवसर जनरेट हुए हैं। यानी हर साल में 3 करोड़ से थोड़े थोड़े। तो ये जो है ये स्वर्णिम काल है, मैं मानता हूँ, क्योंकि रोजगार जनरेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। हालांकि पॉलिटिकली हमें इसके उल्टा सुनना पड़ा
जिन लोगों ने पूरे पूरे 10 साल निकाल दिए, 4 करोड़ रोजगार के अवसर नहीं किए, वो एक साल में 4 करोड़ जो है करने वालों को इस प्रकार से कहते कि हिंदुस्तान में इतनी कभी बेरोजगारी नहीं हुई। देखिए, हमारा जो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स है, ये मोदी जी ने इसको पहचान किया कि ये हमारी हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है। हम पढ़ा करते थे, अपने बचपन में पढ़ा करते थे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट के निबंध कांग्रेस पढ़ाया करती थी हमें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुनिया भर में जाकर इस बात को प्रचारित किया कि भारत युवा देश है और भारत के युवा भारत की स्ट्रेंथ है। अब समस्या यह है कि उनको स्किलेबल, रोजगार पारक बनाने की आवश्यकता है। आपने कहा कि कुछ नौकरियों में बहुत ज्यादा जो है अनुपात में जो एप्लीकेशन से ज्यादा आती हैं, लेकिन मैं ऐसी आपको हजारों नौकरियां बता दूंगा जहां पर आपको काम करने वाले लोग नहीं मिलते, बहुत सारे। तो ये जो स्किलिंग और एजुकेशन के बीच का गैप है, इसको भरने के साथ साथ जहां जहां एजुकेशन की बात है, जो क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, चाहे पीएम श्री स्कूल्स के माध्यम से बात हो, चाहे जो नई शिक्षा नीति हमने लागू की है उसके तहत, तो उसमें भी स्किलिंग को एक मेन जो है कंपोनेंट रखा गया है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर संस्कृति मॉडल स्कूल जो हमने बनवाए हैं, 38 के करीब 22 के करीब थे जब कांग्रेस, 38 के करीब थे जब कांग्रेस सरकार छोड़कर गई थी। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, वो लगभग 500 संस्कृति मॉडल स्कूल हरियाणा के अंदर खोल रहे हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम मतलब पर एक्सीलेंस जो एजुकेशन दे पा रहे हैं। इससे युवाओं के लिए हमने किया है। ठीक है, विपक्ष का एक काम है और वो निराशावादी नहीं होना चाहिए। जहां तक आपने अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर अनुमति दे तो उस पर भी मैं जो है 2 चीजें बोल नहीं लौटूंगी मैं विधु जी आपके पास, चूंकि मनीष जी से जवाब लेना जरूरी है। आपने जो जिक्र किया है आंकड़ों का, चूंकि विपक्ष लगातार रोजगार, बेरोजगारी, जो तमाम बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने को लेकर हमलावर रहा है। मनीष जी, जो आंकड़े विधु जी ने पेश किए हैं, उन आंकड़ों को लेकर आप क्या कहेंगे? दीप्सी, आंकड़े मेरे भाई के बहुत अच्छे थे, आंकड़ों में कोई कमी नहीं थी। अगर वास्तव में ये आंकड़े एक्चुअली क्या है कि मोदी जी तो जो पकोड़े तलते हैं उनको भी रोजगार मानते हैं, तो मुझे नहीं पता कि ये कौन से रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस 2 करोड़ रोजगार की वादा मोदी जी ने किया था, जो 15 लाख रुपए खाते का वादा करा था, जो बुलेट ट्रेन का वादा करा था, वो शायद मुझे आज तक कहीं दिखाई नहीं दी। और सबसे बड़ी बात कि जब कोई भी भर्ती प्रक्रिया हरियाणा में या देश के किसी भी हिस्से में निकलती है और मान लो उसकी आवेदन उसकी जो वो होती है उसमें मैट्रिक मांगते हैं कि जी मैट्रिक पास इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो उस मैट्रिक पास वाले आवेदन में 4th क्लास की जो नौकरी, जो एक पीएन की जो नौकरी होती है, उसके लिए भी हमारे देश का पीएचडी युवा भी आवेदन करता है। ये देश के लिए सोचने का बहुत गंभीर विषय है कि जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की हुई है, जिन्होंने पीएचडी की हुई है, अगर वो 4th श्रेणी के लिए भी आवेदन कर रहे हैं तो देश में रोजगार की स्थिति क्या है? मेरे ख्याल से इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी विधु जी ने जिक्र किया मनीष जी कि कई ऐसे सेक्टर हैं जहां लोग काम करना नहीं चाह रहे हैं। विधु जी ने ये कहा भी कि मैं वो गिनवा सकता हूं, और अगर आप चाहते हैं कि वो गिनवाएं तो विधु जी आप जरा बताएं कि कौन कौन से वो सेक्टर जहां पर लोग काम नहीं करना चाहते। देखिए, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। अगर केवल जो है हम हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो अगर आप आज फोन करें तो मतलब मैं जनरली नीचे से ऊपर शुरू करूंगा। अगर आप आज फोन करें तो आप प्लम्बर को बुलाने लगे तो आपके घर पर तुरंत प्लम्बर नहीं आ पाएगा। इलेक्ट्रिशियन को बुलाए, इलेक्ट्रिशियन नहीं आएगा। पर आए हैं, हमें वहां पर ट्रेनिंग देनी पड़ रही है 3 मंथ्स की या 4 मंथ्स की, जिनको बहुत सारे हद तक जो है उनको रोजगार पारक बनाया जाए। ये ऊपर तक जा रहा है मामला, ये सिर्फ ब्लू कॉलर नहीं, ये व्हाइट कॉलर जॉब तक जा रहा है। लेकिन जहां तक इन्होंने कहा कि कहां से आए आंकड़े, तो ईपीएफओ का एक होता है। ईपीएफओ के जो आंकड़े हैं वो जो पिछले 10 साल में रजिस्टर्ड बता रहे हैं, वो 10 साल में 22.5 करोड़ लोगों को रजिस्टर्ड बता रहे हैं, जिन लोगों ने नए तौर पर प्रोविडेंट फंड खुलवाए। अब अगर किसी ने नौकरी ली तभी तो प्रोविडेंट फंड खुलवाए ना मनीष जी, ये तो लॉजिक की बात है। दूसरा, जब रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं, आज भारत जो है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया है, दुनिया में दूसरे नंबर पर हम हैं, तो युगांडा और मंगल ग्रह से तो आकर नहीं लोग काम कर रहे हैं। अगर नेशनल हाईवेज की बात करें, पिछले 10 साल में 70,000 किलोमीटर जो है सड़कें बनी हैं, तो कोई युगांडा और चीन से तो आकर लोगों ने नहीं बना दी, हिंदुस्तानियों ने ही बनाई है। ये कोई लेबर उसमें लगी होगी। अगर हम इलेक्ट्रिक नहीं आए, हिंदुस्तानियों ने किया है। तो मुद्रा लोन जो है कोई बाहर के तो नहीं, 45 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं। अब मुद्रा लोन के तहत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है,
45 करोड़ जो है मुद्रा लोन्स का मतलब हुआ। अगर मान लें किसी एक व्यक्ति 2 या 3 की भी अगर एवरेज लगाए तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, ये सहज कल्पनीय है। ठीक है विधु जी, लौटूंगी मैं आपके पास और मनीष जी इसका जवाब भी आपसे लूंगी। जो विधु जी ने तमाम आंकड़े रखे हैं और जो सेक्टर बताए हैं कि लोग टैक्स रिज्यूम की बात आई है, क्या उसमें एनपीएस का भी लाभ मिलेगा, आपको क्या लगता है? जी, सबसे पहले जो अभी जॉब क्रिएशन और रोजगार की बात चल रही थी, उस पर मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं जो भी गवर्नमेंट ग्रोथ ओरिएंटेड गवर्नमेंट होती है, जैसे पिछले 10 सालों में हमने इंडिया की ग्रोथ देखी है, कौन कंपनीज इंडिया में बनी है जो शायद वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 पर है, इतनी सारी यूनिकॉर्न कंपनीज का बनना। स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। अगर स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में एक माहौल बनता है तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से एम्प्लॉयमेंट बढ़ के आएगी। हमें सिर्फ गवर्नमेंट पर ये डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि हम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए हम फोकस करें। अगर हम बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट से अपनी कंट्री में ग्रोथ चाहते हैं तो आप खुद के लिए भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और वही नंबर कहीं ना कहीं हमें अपनी जीडीपी और टैक्स कलेक्शन में देखने को मिल रहा है। पर कैपिटा इनकम लगभग 8 से 10% सालाना दर से ग्रोथ कर रही है इंडिया में, जो पहले काफी कम होती थी, अब वो इनकम काफी अच्छी होने लगी है। स्ट्रक्चर पर उन्होंने एलोकेट किया था, तो कोई भी गवर्नमेंट जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना पैसा खर्च करती है तो गवर्नमेंट का फोकस होता है उस कैपेक्स के जरिए, उस खर्च के जरिए रोजगार पैदा करना। तो जैसे अभी विधु जी ने करना चाहिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में काफी सारी ऐसी वैकेंसीज रहती हैं जहां स्किल के अभाव में लोग ज्वाइन नहीं कर पाते। तो हमारे जैसे मोदी जी का एक विजन था स्किल इंडिया, तो अगर गवर्नमेंट उसको और अच्छे स्केल से लागू कर सके तो मेरा मानना है स्किल लेने के बाद लोगों में रोजगार और बढ़ेंगे। मुद्रा लोन की जो बात थी, मुद्रा लोन बहुत ही गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम है, लेकिन अगर उसका अच्छे तरीके से आवंटन हो, लोगों को अच्छे तरीके से वो लोन मिले, तो स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप खुद ब खुद चल के आएगा। क्योंकि मुद्रा लोन जो हम देखते हैं सरकारी, जो हमारे सरकारी बैंक है उनके थ्रू वो मिल पाता है, तो आम लोगों को थोड़ी सी वहां पे परेशानी का सामना करना पड़ता है वो लोन के लिए। वो लोन हर आम जन को इतनी आसानी से नहीं मिल पाते हैं, लेकिन सरकार की ये योजना अच्छी है, इसको थोड़ा सा और आसान कर देना चाहिए आम लोगों के लिए। उसके बाद जो आपका था निवेश का, एनपीएस का, तो अभी गवर्नमेंट ने 2 टैक्स रिजीम कर दी हैं। अगर आप पुराने टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आपको एनपीएस का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर नई टैक्स रिजीम में जाते हैं तो गवर्नमेंट ने 7 लाख तक का आपकी आय टैक्स फ्री कर दी है। और इस बजट से आज हमें उम्मीद है, जो पिछले कुछ टाइम से हमने देखा है, टैक्स कलेक्शन इंडिया का काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। और अभी जो पिछले साल जो नंबर आया है, पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा इंडिविजुअल आम आदमी द्वारा दिया गया टैक्स कॉर्पोरेट। तो इससे क्या फायदे क्या नुकसान होंगे? पुरानी टैक्स रिजीम में आपको एनपीएस का लाभ मिलेगा, नई टैक्स रिजीम अगर लेते हैं तो नहीं मिलेगा। तो अगर जो पुराने टैक्स रिजीम जिनका जो उसमें बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको उसमें वो लाभ मिलता रहेगा। अगर आप 7 लाख से 10 लाख से ज्यादा आय कर रहे हैं तो आपका वो जो लाभ लेना और नहीं लेना वो कहीं ना कहीं एक समान हो जाएगा। ठीक है मनीष जी, रोजगार को लेकर सरकार पर हमलावर रहा है कि बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है, ऐसे में सरकार रोजगार का सृजन करे। तो जो आंकड़े अभी पेश किए गए हैं, साथ ही जो सेक्टर बताए गए हैं विधु जी के द्वारा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरे भाई ने प्लम्बर की बात करी और इलेक्ट्रिशियन की बात करी। हो सकता है प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की आज कमी हो या कम आ रहे हो, टाइम पे नहीं पहुंच रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जिन लोगों ने पीएचडी और एमफिल कर रखी है उनको प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन का, हम प्रदेश को पता है। अगर वास्तव में रोजगार के अवसर इन्होंने पैदा करे तो हरियाणा से युवा बाहर देश की। आपको रोकना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज मोदी कार्यकाल 3.0 का पहला बजट पेश हो रहा है, जिसको लेकर अब संसद भवन से तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। तमाम जो दिग्गज हैं वो पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। तो हरियाणा का युवा बाहर क्यों पलायन कर रहा है? हरियाणा का युवा रोजगार के लिए अपना प्रदेश, अपना घर छोड़कर बाहर जा रहा है। हरियाणा का युवा सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहा है, ऐसा क्यों?
और अगर कहीं 4th क्लास नौकरी के लिए अगर आज देश का और प्रदेश का युवा पीएचडी और एमफिल जैसे डिग्री लेकर अगर 4th क्लास की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो सामंजस्य जो है, ये जो उतार चढ़ाव है, ये जो गैप आया है पिछले 10 सालों के अंदर जो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो देश प्रदेश के अंदर शिक्षा का जो स्तर है, आज जो बेरोजगारी की जो बात चल रही है, वो बेरोजगारी आज हरियाणा नंबर 1 पर आ गया है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई, ये तीनों ही बहुत बड़े मुद्दे हैं। ये तीनों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को काम करने की जरूरत है। और मेरे भाई को हंसी भी आई, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब हरियाणा में नौकरी का कोई भी पोर्टल खुलता है, मान लो वहां पर 200 नौकरी हैं, तो उस पोर्टल पे 50 लाख एप्लीकेशन आती है। तो अगर जब ये दोस्तों उसके लिए अगर 50 लाख आवेदन आ रहे हैं, तो इसका मतलब बेरोजगारी कितनी है, इस बात को गंभीरता की बात है, देश के युवा की बात है, प्रदेश के युवा की बात है, और हमारे को इस लाइन में काम करना चाहिए। आज वास्तव में बेरोजगारी दर बहुत बढ़ा हुआ है। मनीष जी, आपने जो सवाल किया है जवाब विधु रावल जी से लेंगे, और साथ ही विधु रावल जी ये भी एक सवाल कि एमएसएमई सेक्टर को लेकर इस बार सरकार का जो बजट का जो दायरा है वो किस तरह से बढ़ सकता है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे में उसका दायरा कितना बढ़ सकता है, क्या कुछ फायदे हो सकते हैं? मैं पहले रोजगार वाली डिबेट को एक बार कंक्लूड कर दूं। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि ये गलत है कि हरियाणा का युवा पलायन कर रहा है, उल्टा हमारे यहाँ रिवर्स माइग्रेशन हो रही है। मैं आंकड़ों के तहत ये भी बता सकता हूँ, हमारी जो एनर्जी कंजम्पशंस हैं हरियाणा के अंदर, वो हर साल 12 और 15% के बीच बीच में फ्लोट कर रही हैं इंक्रीज के साथ। यानी पिछले साल जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स थी हरियाणा के अंदर, वो अगले साल जो है वो 15% और बढ़ रही है। अब एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसका ये काफी हद तक जो माइग्रेशन के साथ प्रोपोर्शनलिटीज पर इंटरनेशनल पेपर्स पब्लिश हुए हैं कि किस प्रकार से एनर्जी कंजम्पशन का बढ़ना जो है वो बताता है कि आपके वहां पर काम हो रहा है। और काम मैं फिर से कह रहा हूँ, काम कौन लोग कर रहे हैं? काम भारतीय ही कर रहे हैं, हरियाणवी ही कर रहे हैं काम। तो इसके साथ साथ जिस प्रकार से जो है रिवर्स माइग्रेशन को लेकर जो है हरियाणा के अंदर तो उल्टा ये चल रहा है। हरियाणा के अंदर आसपास के क्षेत्र से, राजस्थान विशेष रूप से, देखिए पूर्वांचल से तो बहुत लोग आते ही थे, राजस्थान से पिछले 5-6 साल में बहुत लोग आए हैं यहाँ काम करने के लिए, गुजरात तक से लोग आए हैं, महाराष्ट्र से लोग आए, मध्य प्रदेश से लोग आए, बढ़ी है, क्योंकि ये रोजगार जनरेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक सेक्टर रहता है। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने काम किया है बजट के अंदर एलोकेशंस, और जिस प्रकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने जो है सिस्टम्स बनाए हैं, उससे क्या है कि हमने किस प्रकार से पीपी, यूपीए के पीपी से जो एनडीए का पीपी है ये बड़ा स्ट्रांग है। यूपीए के दौरान जो पॉलिसी पैरालिसिस होता था, आज वो पॉजिटिव परफॉर्मेंस में एनडीए के बदल चुका है, और उस नाते से चमत्कारिक नतीजे हम देख पा रहे हैं। आज भारत जो है दुनिया का इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहा है, दुनिया का ग्रोथ इंजन बन रहा है। और वो इस नाते से, क्योंकि आज कहते हैं कि जो ग्लूमी एक वर्ड है पूरा का पूरा, उसमें भारत जो है, भारत की इकोनॉमी स्वीट स्पॉट बनकर आई है। ये मैं नहीं, एक के बाद एक रेटिंग एजेंसी कर रहे हैं, उसमें जो है हमारी जो सूचांक है उसमें हमने 17% आगे बढ़ा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रेटिंग की बिगड़ी हुई 5 इकोनॉमीज में से वही जो है कहती है कि अगले 20 साल के अंदर भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बनने वाला है, ग्रोथ इंजन रहने वाला है। भारत की इकोनॉमी जो है दुनिया की इकोनॉमी को ड्राइव कर रही है। इस समय किस प्रकार से बहुत मिनिमम महंगाई दर और बहुत उसके बनस्पत बहुत अधिक जो है हमने ग्रोथ जो अचीव की है। अब ये देखिए, एक के बाद एक साल में हम आ रहे हैं, क्या कि हम जो है 5.8% के तौर पर इस साल में ग्रो करेंगे, लेकिन उसको हमने किस प्रकार से आज देख रहे हैं कि असल में 6.5 से लेकर 7% हमें बेहतर आंक रही है, और हम बड़ी मॉडेस्टली कह रहे हैं नहीं शायद 6.5 से 7% तक करेंगे। ये अपने आप में 1 नंबर की इकोनॉमी से बढ़कर 3रे नंबर की इकोनॉमी बढ़ने वाले हैं। याद करें, संदर्भ जोड़ रहा हूँ कि कांग्रेस के दौरान 11वें नंबर की हम आर्थिक महाशक्ति थी, इकोनॉमिक पावर थे, 3रे नंबर पर आने वाले। ये चीजें जो हैं अपने आप में सेल्फ रिफ्लेक्टिंग है। एक छोटी सी बात जो है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम पर रविंदर जी ने, जो गरीबी है, बहुआयामी मल्टीफेसिट जो पॉवर्टी है, उससे अपलिफ्ट हुए हैं। आज
पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ उसके इतिहास में कि एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो 1% से कम आती है। ये अपने आप में ये फिगर्स जो है ना केवल जो है ये दिखाते हैं कि जब पॉजिटिवली हम ग्रोथ करते हैं, जब हम बहुआयामी तौर पर मल्टीफेसेटेड काम करते हैं तो देश को उसका लाभ होता है। और एक अंतिम बात, जो हमने इंटरिम बजट देखा था फरवरी में, वो पॉपुलिस्ट बजट नहीं था। हालांकि सरकार चुनाव में जा रही थी, इसके बावजूद भी एक रविंद्र जी से जान लूंगी कि उस अंतरिम बजट का जो फायदा रहा है वो किस तरह से रहा है, लेकिन इन सब के बीच सेक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है किस तरह के बदलाव संभव हो सकते हैं? देखिए, ऑटो सेक्टर ने कोविड काल के बाद जिस तरह की गति पकड़ी है वो अपने आप में ही एक इस तरह की गति जो शायद है, जहां पहले गाड़ियां अगर 3 से 4 लाख गाड़ी बिकती, तो हमारी सरकार का विजन है जो ईवी सेक्टर, आने वाला टाइम ईवी सेक्टर के लिए काफी अच्छा होगा और उसके लिए कुछ स्टेट्स में गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी अलाउ की हुई है। तो अगर गवर्नमेंट इस सेक्टर पर फोकस करती है तो सरकार से उम्मीद करनी चाहिए कि हमें जो टैक्स कलेक्शन है और कंपनीज की जो ग्रोथ है वो सेल्स के जरिए उनको भी ग्रोथ मिले। अभी जैसे विदु जी बता रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे और जीडीपी की बात कर रहे थे, तो हमारी जीडीपी वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है। लगभग 7.7% की दर से हम ग्रो कर रहे हैं, जो शायद वर्ल्ड में कोई भी देश इस तरह की गति से आगे है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर सरकार इस पर भी काम करे और बिजनेस करना इंडिया में, जो हमारी इंडिया की बन गई है, और जो 2047 तक सरकार ने एक लक्ष्य रखा है उसको लगभग $45 ट्रिलियन की इकोनॉमी करने का, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं ग्रोथ की जो अपना प्रतिशत है वो बढ़ाना पड़ेगा। और उसमें मैं जो स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ देख रहे हैं उनको गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सहायता देनी होगी। वो टैक्स ठीक है, देखिए वक्त की कमी होने की वजह से मैं आप लोगों को रोकूंगी। रविंद्र जी, विधु रावल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चर्चा पिटारा खुलेगा तो क्या कुछ खास होगा, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।